हाँ जी, नमस्कार। चलिए, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद होगी सभी साथी अच्छे होंगे। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। कल हमने बात किया था मोहम्मद गौरी की और हमने दिल्ली सल्तनत में प्रवेश कर लिया था। अब इतिहास देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतिहास समझ में नहीं आता हमारे, तो इतिहास में हमको समझना नहीं है। हम इतिहास में जीने वाले हैं कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, जब तक ये हमारा पूरा मध्यकालीन भारत खत्म नहीं हो जाता। इतिहास में वापस चलेंगे, हम वहाँ का इतिहास जिएंगे, इतिहास में जीना सीखेंगे। तो चलिए वापस आते हैं। कल हमने बात किया था तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ। तो प्रथम युद्ध सबको पता है कौन कौन था। एक तरफ थे, ये कौन था भाई? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान में बताइएगा, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, तृतीय या प्रथम कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, या इनको राय पिथौरा भी कहते हैं। तराई के प्रथम युद्ध की बात कर रहे हैं हम। और एक तरफ था मोहम्मद गौरी, ये दोनों लोग हाथों में तलवार लिए हुए खड़े थे, है ना। इन दोनों लोगों के मध्य हुआ युद्ध। कहाँ पे लड़ा गया? थोड़ा सा बात करेंगे पीछे की, फिर आगे चलते हैं अपने। आज बात करने वाले हैं हम दिल्ली सल्तनत की। किसकी बात करने वाले हैं? दिल्ली सल्तनत की। लेकिन थोड़ा पीछे का भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूरी है ना, क्योंकि जो साथी नए हमारी क्लास देखेंगे, आपको पीछे वाली क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, तभी ये क्लास समझ में आने वाली है। आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत से, यदि आप समझना चाहें तो बिल्कुल समझ सकते हैं। बात करेंगे आज कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो चलिए थोड़ा सा, तराइन का प्रथम युद्ध कब? 1192 में। इस युद्ध, सॉरी, ये तो द्वितीय की बात होगी। 1191 में प्रथम युद्ध, गौरी की हार होती है। और 1192 में द्वितीय युद्ध, गौरी इसमें विजयी रहता है और पृथ्वीराज चौहान जी हार जाते हैं। इनको मार दिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान जी को। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी मोहम्मद गौरी का जो लक्ष्य था वह भारत में अपनी तुर्क सत्ता की स्थापना करना था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। लेकिन गजनवी का लक्ष्य केवल था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनेगा कि किस मुस्लिम शासक का जो लक्ष्य था वह भारत में सत्ता, मतलब अपनी सत्ता का, अपने साम्राज्य का विस्तार करना था? तो मोहम्मद गौरी का। जबकि गजनवी का लक्ष्य था केवल भारत में लूटपाट करना, उत्पात मचाना, ये सब गजनवी के लक्ष्य थे। लेकिन गौरी क्या चाहता था? अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो चलिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना होती है 1193 ईस्वी में। बात की थी हमने 1193 ईस्वी में गौरी अपनी राजधानी बनाता है दिल्ली को। उसके बाद हमने बात किया था 1194 ईस्वी में। ये सब बातें हम कल की क्लास में अपने कर चुके हैं। किसका? चंद्रावर का युद्ध होता है। चंद्रावर का युद्ध किसके किसके मध्य होता है? तो सभी साथियों को हमारे पता है किसके मध्य हमने कल बात की थी। तो जयचंद गहड़वाल, गहड़वाल वंश का शासक होता है। और इधर से कौन होता है? मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी और गहड़वाल के बीच युद्ध होता है। गहड़वाल कहें तो जयचंद गहड़वाल। कहा जाता है कि इसी ने निमंत्रण दिया था गौरी को चौहान साहब के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और बाद में ये भी मारा जाता है, क्योंकि अपने पैर पे ही इसने कुल्हाड़ी मारी थी, क्योंकि स्वयं तो बदला ले नहीं सकता है। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी गौरी की 1194 ईस्वी में। उसके बाद इसने अपने ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका गुलाम होता है। किसका? गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रशासक नियुक्त करता है। और प्रशासक नियुक्त करने के बाद यह वापस चला जाता है मध्य एशिया अभियान पे। यह कहा जाता है कि इसके जो गौर क्षेत्र था जहाँ से ये आया था, वहाँ पे गोखर जाटों ने आक्रमण किया, इसको बहुत परेशान किया, तो यह वापस चला जाता है। उसके बाद ऐबक यहाँ भारत में अपना शासन स्थापित करता है, प्रशासक बन जाता है भारत में। और यहाँ एक बहुत ही, कह सकते हैं, मतलब उस तरह का शासक नहीं था कि ये सत्ता संभाल सके, क्योंकि नया नया शासन था इनका, तो यह कमज़ोर पड़ जाता है। तो उसके बाद 1206 ईस्वी में गोखर जाटों ने इसको बहुत परेशान किया। किसको? इधर ऐबक को परेशान कर रखा है, इधर गौरी को भी परेशान कर रखा है। जब इधर कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत परेशान किया, तो इसने गौरी से मदद मांगी। और इसकी मदद करने के लिए, एक मिनट रुकिएगा, ऐबक की मदद करने के लिए गौरी आता है वापस, भारत वापस चल देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी मदद करने के लिए गौरी वापस चलता है। कहाँ से? अपनी सेना को लेके अब आता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मदद करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर भी जाटों ने आक्रमण कर रखा था। जब पता चलता है कि गौरी वापस आ रहा है, तो 15 मार्च 1206 को, 15 मार्च 1206 को गोखर जाटों ने एक दमयक नामक स्थान पर, दयमक या दमयक नामक स्थान पर
गौरी की मृत्यु, गौरी को मार देते हैं और फिर उसके बाद शासन स्थापित होता है, दिल्ली सल्तनत की हुकूमत चलती है। हमने बताया था कि आप कुतुबुद्दीन ऐबक को ईरान, निसापुर ईरान के काजी थे फखरुद्दीन, उनसे खरीदा था गौरी ने गुलाम के रूप में। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी ने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए भारत में। हमने आपको बताया था कि देहलीवाल के सिक्के, देखिए क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाएगा कि गौरी ने सिक्कों, जैसे मान लीजिए हमने बताया था अव्यक्त मेघ, कुछ सिक्कों पर इसके क्या लिखा मिलता है? अव्यक्त मेघ मोहम्मद अवतार। जिन सिक्कों पर अव्यक्त मेघ मोहम्मद अवतार लिखा होता है उन सिक्कों को हम क्या बोलते हैं? तो देहलीवाल के सिक्के बोलते हैं। उसके बाद सॉरी उसके बाद हमने बात किया था कि इसके कुछ सिक्कों पर कलमा और एक तरफ देवी लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी रहती है इसके कुछ सिक्कों पर, और कुछ सिक्के इसके देहलीवाल के सिक्के कहलाते हैं। गहड़वाल वंश के जो सिक्के होते हैं उसमें भी इसने भारतीय नागरी लिपि अपनाई थी। ये सब बातें हमने कल कर चुके थे। तो चलिए अब बात करते हैं आज दिल्ली सल्तनत की। बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में क्रम पूछा जाता है तो क्रम जरूर याद रखिएगा। चलिए अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का क्रम 1200, इसका शासनकाल लगभग 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का चलिए 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल लगभग 300 वर्षों का होता है। सबसे पहला गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल गुलाम वंश का शासनकाल होता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद स्थापना होती है खिलजी वंश की। इसका शासनकाल ज़्यादा लंबा नहीं होता है, लेकिन खिलजियों ने मात्र भारत पे 30 साल तक का शासन किया था अपना, और लेकिन इन्होंने बहुत ही धुआंधार तरीके से अपना शासन किया। आगे बात करेंगे अभी अलाउद्दीन खिलजी की, इन सब की बात आगे करने वाले हैं हम। तो चलिए खिलजी वंश की स्थापना होती है। उसके बाद आता है तुगलक वंश। उसके बाद बात करेंगे सैयद वंश की, खिज्र खां की, और लास्ट में आएगा हमारा लोधी वंश। कौन सा? लोधी वंश। बहलोल लोधी संस्थापक होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा कि लोधी वंश का शासक ही होता है इब्राहिम लोधी। कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी एक ऐसा शासक था जिसकी हत्या किसी युद्ध भूमि में, एकमात्र दिल्ली सल्तनत में ऐसा शासक जिसकी हत्या युद्ध भूमि में या युद्ध क्षेत्र में की गई तो वह था इब्राहिम लोधी। बाबर ने इसको युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया था, और यहीं से स्थापना हो जाती है मुगल काल की। आगे बात करेंगे अभी। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। इसके क्रम को नोट करेंगे क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी कि मान लीजिए पूछ लिया गया कि खिलजी वंश का शासक कब से कब तक था, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक होता है। उसके बाद हमने बात की तुगलक वंश की, तो 1320 से लेके गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक होता है। 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक सबसे लंबा शासनकाल होता है तुगलक वंश का। और उसके सबसे कम शासनकाल अगर पूछा जाता है हमारा तो खिलजी वंश का होता है। उसके बाद सैयद वंश खिज्र खां संस्थापक होता है 1414 से 1451 ईस्वी तक। और उसके बाद 1451 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है लोधी वंश का। तो चलिए लिखते हैं। आज मन नहीं था, लेकिन कल एक देखिए क्वेश्चन किया था 20 क्लास में। वैसे हमें पता है कोई क्लास पूरी देखता नहीं है, लेकिन फिर भी एक हमने क्वेश्चन किया था कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, किस युद्ध में भारत आए थे? आए तो गौरी के साथ थे। मान लीजिए पूछ लिया गया किस युद्ध में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गौरी की सेना के साथ भारत आए थे, तो याद रखिएगा क्वेश्चन घुमा के पूछे या चाहे जैसे पूछे आपको आना चाहिए। तो कौन थे? तराइन का द्वितीय युद्ध चल रहा था। अभी आगे बात करेंगे तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश याल्दोस के बीच। चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। बारह सौ छः से लेकर 1526 ईस्वी तक किसकी बात करने वाले हैं? दिल्ली सल्तनत की। देखिए राइटिंग पे थोड़ा बहुत ध्यान देंगे। तो पहला शासक हो, पहला एक तरफ लिखिएगा संस्थापक, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। चलिए एक तरफ लिखिएगा संस्थापक,
सन लिख लीजिएगा और एक तरफ लिख लीजिएगा वंश। चलिए संस्थापक की बात लास्ट करेंगे, पर सबसे पहले लिखिएगा राजवंश कौन सा होता है। राजवंश, शासनकाल और संस्थापक। तो सबसे पहला राजवंश होता है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। स्थापना कौन करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम होता है। शासनकाल इसका होता है 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। 4 साल का शासन 1206 से 1210 तक मात्र कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। आगे बात करने वाले हैं। संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का गुलाम होता है। चलिए उसके बाद खिलजी वंश। इनका शासनकाल होता है 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। लेकिन ये जब तक भी शासन करते हैं बहुत ही रॉयल तरीके से, रॉयल्टी तरीके से ये सब शासन करते हैं। अभी बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। उसका भी सपना था सिकंदर की तरह पूरे भारत पे कब्जा करने का। चलिए आगे बात करेंगे इनकी। तो संस्थापक होता है फिरोज शाह खिलजी। सॉरी खिलजी वंश के शासक होते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आता है तुगलक वंश। सबसे लंबा शासनकाल होता है तुगलक वंश का 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला लास्ट सैयद वंश। चौदह से लेकर के 1451 ईस्वी तक। ईस्वी लास्ट में लगा लीजिएगा आप। यहाँ पे खिजिर खां, खिजिर खां संस्थापक होता है इसका। लास्ट में आएगा लोधी वंश। कौन सा वंश आता है? लोधी वंश। 1451 से लेकर के 1526 तक। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं गुलाम वंश की और बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए जल्दी करिएगा, क्रम जरूर याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन बनेगा कि गुलाम वंश का शासन कब से कब तक था। मान लीजिए केवल ये नहीं पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। यह बात करता है गुलाम वंश की तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है, लगभग 84 वर्षों का। संस्थापक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं। गुलामों का गुलाम जिसे कहा जाता है किसी इल्तुतमिश की आगे बात करने वाले हैं। ये ऐबक का गुलाम था। अभी ऐबक किसका गुलाम है? गौरी का गुलाम है। चलिए गौरी के 4 गुलाम थे, हमने बात किया था। पहला होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, भारत का प्रशासक इसे नियुक्त करता है क्योंकि इसने तराइन का जब ये चंदावर का युद्ध करता है, तराइन के युद्ध में इसने बहुत मदद की थी गौरी की, इसलिए इसको भारत का प्रशासक नियुक्त कर देता है। और इसका राज्याभिषेक अभी आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद इसका गौरी का ही गुलाम होता है यालदोस। गौरी का गुलाम यालदोस होता है। बख्तियार खिलजी, नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा अभी आगे बात करेंगे। इल्तुतमिश में नासिरुद्दीन खुलाचा वो इल्तुतमिश का विरोधी होता है। आगे बात करने वाले हैं इन सब की। तो चलिए उम्मीद है जल्दी से नोट करेंगे। अब बात करते हैं किसकी? गुलाम वंश की।
इसमें जरूर याद रखिएगा सबसे लंबा, अभी चलिए आगे पॉइंट लिखते हैं। सबसे लंबा शासनकाल होता है तुगलक वंश का, और सबसे कम शासनकाल दिल्ली सल्तनत में तो खिलजियों का होता है। इसका खिलजी वंश का सबसे कम शासनकाल होता है। चलिए सबसे लंबा काल गुलाम वंश की बात करते हैं। सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का, संस्थापक बात कर चुके हैं गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे कम शासनकाल होता है, दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम, सबसे कम शासनकाल होता है खिलजी वंश का। दिल्ली सल्तनत डाल दीजिएगा हेडिंग। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल होता है तुगलक वंश का, और सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का होता है। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, फिर आप बात करने वाले हैं हम गुलाम वंश की। किसकी? गुलाम वंश की। बारह सौ छः से लेकर के 1290 ईस्वी तक। संस्थापक इसका होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी का गुलाम होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। शासनकाल इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक था 15 जून 1206 ईस्वी को, 15 जून 1206 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक लिख लीजिएगा। 15 जून 1206 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक लाहौर में कराया जाता है। इसका राज्याभिषेक किया जाता है, और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। दिल्ली को इसने अपनी राजधानी नहीं बनाया था, इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। अगर बात करें इसकी उपाधियों की सर्वप्रथम, तो इसकी उपाधियां 4 मिलती हैं। कहा जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह शासक बनने से पूर्व मस्जिद में रहा करता था, और वहाँ पर कुरान का बहुत ही सुरीले सुरीले स्वर में इसका पाठ करता था कुरान का, इसीलिए इसे उपाधि दी गई कुरान खां की। पहली उपाधि इसकी मिलती है कुरान खां की। कुरान का मीठे स्वर में इसका गायन करने के कारण इसे क्या कहा गया? कुरान खां। हातिम ताई, देखिए हातिम ताई क्यों कहा गया इसे? इसकी अगली उपाधि मिलती है हातिम ताई की, उदार हृदय वाला इसे कहा जाता है, क्योंकि इसकी उपाधि मिलती है हातिम ताई की, उदार हृदय वाला। अगली उपाधि इसकी मिलती है लाख बख्श की। लाखों में ये दान देता था कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही मतलब एक अच्छा शासक था, कह सकते हैं इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसके बाद इसने काफ़ी तरह के भी काम किए हैं, आगे बात करेंगे उनकी। और चौथी इसकी उपाधि मिलती है, इसने स्वयं धारण की थी, मलिक व सिपह सलार की। इसने स्वयं उपाधि धारण की थी, मलिक व सिपह सलार के रूप में इसने शासनकाल किया था। बात करें इसकी, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर की जनता इससे कहती है कि अब आप ही मेरे स्वामी हैं, तो यह कहता है कि नहीं, मैं दास हूँ, मैं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करूँगा। तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, और इसने ऐसे ही अपनी जनता 4 साल जो किसी तरह थे इसने इसी तरह शासन किया। सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं किया था। इसने सिक्के भी अपने नाम के नहीं चलवाए थे। राजधानी अपनी लाहौर बनाई थी, इसने राजधानी को अपना लाहौर बनाया था। बात करें इसके निर्माण कार्यों की, तो इसने सर्वप्रथम मुस्लिम संप्रदाय की सबसे पहली इस्लाम मस्जिद या प्रथम मुस्लिम मस्जिद का निर्माण कराया था, कुव्वत उल इस्लाम का इसने निर्माण करवाया था। प्रथम मुस्लिम मस्जिद मानी जाती है, और इसका आगे विस्तार कराया था इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका आगे विस्तार करवाया था। उसके बाद इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो महरौली दिल्ली में स्थित है अभी हमारी। कुतुब मीनार का इसने जो अफ़गान में इसने जाम एक बिल्डिंग करके थी, जाम नाम करके कुछ शायद ऐसे था, याद नहीं आ रहा। उससे प्रेरित होकर इसके एक गुरु थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, उनके नाम के लिए मतलब इसने कुतुब मीनार का
निर्माण करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और एक इसने अफगान की एक बिल्डिंग थी जाम मीनार, सॉरी नाम याद आ गया, जाम मीनार से प्रेरित होकर इसने कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो ईंटों से बनी विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानी जाती है। ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग। 1993 ईस्वी में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। एक बार आप देख जरूर लीजिएगा 1993 वाला, गलत होता है तो जो बताइएगा ज़रूर। 1993 ईस्वी में इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। पहली मंजिल का इसने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का, इसने शुरुआत कर दी थी। क्यों किया था? क्योंकि इसके जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के नाम के ऊपर इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और उसके बाद कहा जाता है कि दूसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, इसका निर्माण कार्य करवाया। और कहा जाता है कि पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, लेकिन ऐसा भी मिलता है कि चौथी मंजिल में बिजली गिर जाने के कारण ध्वस्त हो गई थी, तो उसने उसका पुनर्निर्माण भी करवाया था। और यह चौथी या पांचवी मंजिल का निर्माण भी इसी ने करवाया था। और कुतुब मीनार की ऊंचाई यदि आपसे पूछा जाता है तो 72.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। मीटर में इसकी ऊंचाई है। 392 सीढ़ियाँ हैं, 392 सीढ़ियाँ हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? कुतुब मीनार की 72.5 मीटर ऊंचाई, 392 सीढ़ियाँ। और सॉरी सीढ़ियाँ 391 होंगी यार, 391 सीढ़ियाँ हैं। 237.86 इसकी फुट में ऊंचाई है। 237.86 फुट इसकी ऊंचाई है। और मीटर में इसकी ऊंचाई है कितनी? 72.5 मीटर। कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं हम। किससे प्रेरित होकर बनवाया था? तो जाम मीनार, अफगान की एक बिल्डिंग होती है, जाम मीनार से प्रेरित होकर इसने भारत में कुतुब मीनार, जो महरौली दिल्ली में स्थित है। और जो इसके पहले हमने बात की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, मुस्लिमों की प्रथम मस्जिद जिसे कहा जाता है, तो वो भी हमारी दिल्ली में ही स्थित है। उसके बाद इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, सबको पता है, अजमेर राजस्थान में इसका निर्माण करवाता है ऐबक। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी के आदेश पर 1192 ईस्वी में इसने अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था इसने। और वहाँ पर कहा जाता है कि पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था, जहाँ पे इसने जहाँ पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, वहाँ पे पहले सरस्वती विश्वविद्यालय या सरस्वती कंठाभरण वहाँ पे था, उसको तुड़वा कर जिसका निर्माण करवाया था वह विहाग्र चतुर्थ और बीसल देव ने, जिसका निर्माण करवाया जाता है। वहाँ पे कहा जाता है कि विष्णु मंदिर भी था, उसको तोड़वा कर इसने 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। कब? 1192 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो अजमेर में किला होता है तारा दुर्ग पृथ्वीराज चौहान साहब का, वहाँ पर इसने आदेश देता है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाता है। चलिए, जहाँ पर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, याद है ना आपको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत आए थे तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में, विश्व युद्ध हम नाम ले रहे हैं, विश्व युद्ध नहीं है, तराइन का द्वितीय युद्ध है। उसके बाद जो संस्कृत विश्वविद्यालय था या संस्कृत कंठाभरण जिसका नाम मिलता है, विहाग्रराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था, या बीसल देव उसका नाम मिलता है। उसके बाद 1210 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते वक्त, जिसे हम लोग पोलो बोलते हैं। उसके बाद इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है, लेकिन आराम शाह केवल आराम ही करता रहता है। 8 महीने तक उसने रेस्ट किया, आराम किया। उसके बाद इसका गुलाम होता है इल्तुतमिश, जिसने आराम शाह की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। कौन? इल्तुतमिश। आगे बात करेंगे इसकी, इल्तुतमिश की, जिसे क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने आपको बताया कि यह किसका गुलाम था? गौरी का गुलाम था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक होता है। अपने नाम के सिक्के इसने नहीं चलवाए और यह सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं करता है। 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, उनकी बात करते हैं। तो चलिए आइए, उम्मीद होगी समझ में आया होगा इसके निर्माण कार्य, उपाधियाँ और बाकी जो 1-2 चीज़ें हैं। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी होना। ऐबक का केवल मीन्स होता है, चलिए लिख लीजिएगा,
ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी। चलिए हर एक पॉइंट बोर्ड पे लिखते हैं हमेशा की तरह, आप जल्दी से नोट करते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहली बात, गौरी का गुलाम था। कहाँ से खरीदा था गौरी ने, इसने गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर ईरान से। निसापुर ईरान के काजी होते हैं फखरुद्दीन से। फखरुद्दीन से, जिसने एक गुलाम के रूप में इसने खरीदा था। निसापुर लिखा हुआ है, निसापुर ईरान के काजी। उसके बाद इसका शासनकाल। 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। मात्र 4 वर्षों का शासनकाल होता है। तो यह एक चीज़ और याद रखिएगा, यह तुर्किस्तान का तुर्क था। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का तुर्क था, तो तुर्किस्तान का तुर्क था यह यार। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यह तुर्किस्तान का तुर्क था। चलिए इसका राज्याभिषेक। पच्चीस जून 1206 ईस्वी को गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर में इसका राज्याभिषेक करवाया गया। लाहौर की जनता बहुत कहती है कि आप हमारे मालिक बन जाइए, सुल्तान बन जाइए, लेकिन यह कहता है नहीं, मैं गुलाम हूँ, तो मैं गुलाम ही रहूँगा ज़िंदगी भर। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगली बात करेंगे जब इल्तुतमिश की, तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जो खलीफा होता है मंसूर से, बगदाद के खलीफा से लेकर, तो चलिए उसकी बात आगे करने वाले हैं। सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी या नहीं, चलिए बताइएगा। तो सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं किया था और अपनी राजधानी बनाया था किसको, लाहौर को। चलिए जल्दी से नोट करिएगा। चलिए अब आगे बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों की। पहले बात करते हैं इसकी उपाधियों की। तो 4 उपाधियाँ होती हैं इसकी। पहली, कुरान खां, हातिम ताई, लाख बख्श और मलिक व सिपह सलाहकार के रूप में ये शासन करता है। चलिए जल्दी से नोट करिएगा। चलिए ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी होना। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक नहीं पूछा जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है। पूछा जाएगा ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो उसमें हम करेंगे इल्तुतमिश को।
इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलामों का गुलाम। चलिए बात करते हैं ऐबक। ऐबक की उपाधियाँ। पहली उपाधि मिलती है इसकी कुरान खां, कुरान का सुरीले। कुरान का सुरीले स्वर में पाठ करने के कारण शासक बनने से पूर्व हमने आपको बताया है ना। उसके बाद हातिम ताई दूसरी इसकी उपाधि मिलती है। ये एक नाटक भी शायद आता है, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, हमने तो नहीं देखा इसको ना। उदार हृदय वाला। उसके बाद इसकी उपाधि मिलती है तीसरी लाख बख्श की। लाखों का दान देने वाला। चौथी उपाधि मिलती है इसकी मलिक व सिपह सलाहकार। स्वयं यह उपाधि धारण करता है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए आज कुतुबुद्दीन ऐबक को समाप्त करके इल्तुतमिश पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे ओरली चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद कल इल्तुतमिश पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसी तरह अगर पढ़ते रहें तो ज़्यादा दिनों का कोर्स नहीं है, 1 डेढ़ महीने का लगातार क्लास चलेगी तो पूरा ये मध्यकालीन भारत हमारा समाप्त हो जाएगा, मुगल काल वगैरह सब समाप्त हो जाएगा हमारा। तो चलिए जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिन्होंने नहीं लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। सुल्तान की उपाधि धारण किया था या नहीं किया था ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन सा था, तो अभी आगे बात करेंगे उसकी। अब बात करते हैं ऐबक के निर्माण कार्यों की। पहला निर्माण करवाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। कहाँ पर? दिल्ली में। और इसका विस्तार आगे चल के किसने किया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका आगे चल के विस्तार किया जाता है। जैसे हमने बात की कुतुब मीनार की, उसी तरह इसका भाई आगे विस्तार कौन करता है? इल्तुतमिश व अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये बन सकता है ना कि भारत की प्रथम मुस्लिम मस्जिद होती है कुव्वत उल इस्लाम, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का संस्थापक गौरी का गुलाम होता है। कहाँ से खरीदा था? तो निसापुर ईरान के काजी होते हैं फ़खरुद्दीन से, इसने गुलाम के रूप में खरीदा था काजी गौरी ने। आज पता नहीं साफ ही नहीं हो रहा यार ये। चलिए, दूसरा इसने निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का। कहाँ पर? तो पहले लिखिएगा, अपने एक सूफी संत होते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी के उसमें करवाया था। तो चलिए पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा। काजी नत करिएगा, इसको काफ़ी करिएगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी सूफी संत होते हैं, ये भी लिख लीजिएगा कि याद में ये सूफी संत होते हैं। आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी की याद में यह कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। और जाम मीनार अफगान की एक बिल्डिंग होती है, जाम मीनार के उसको देखकर इसे प्रभावित होता है, उसी से देखकर इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? महरौली दिल्ली में। कि याद में नहीं बनवाता है, इनके नाम पर बनवाता है। महरौली दिल्ली में जाम मीनार से प्रभावित होकर। चलिए आगे की बातें बाद में करेंगे, जल्दी से नोट करिएगा इसको। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा इसमें। सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। उसके बाद प्रथम मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया था। दूसरी तीसरी का निर्माण इल्तुतमिश करवाता है। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद कहा जाता है कि चौथी व पाँचवीं का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी।
चलिए जल्दी से नोट करिएगा इसको, फिर आगे की बात करते हैं। कुतुब मीनार निर्माण ऐबक ने करवाया था, प्रथम बिल्डिंग का निर्माण ऐबक करवाता है। उसके बाद कहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, तो महरौली दिल्ली में अफ़गान की पूछा जाएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी बिल्डिंग को देखकर प्रभावित हुआ था, किससे प्रभावित होकर करवाया था, तो अफ़गान की एक मीनार होती है, अफ़गान की जाम मीनार से प्रभावित होकर इसने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। भारत में प्रथम मंजिल का निर्माण केवल यह करवाता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका कार्य पूर्ण करवाता है कौन, इल्तुतमिश, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। पाँच मंजिल की इमारत है। कितनी सीढ़ियाँ हैं, तो 351 सीढ़ियाँ हैं। चौथी व पाँचवीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कहा जाता है कि चौथी बिल्डिंग में बिजली गिर जाने के कारण इसका पुनः निर्माण करवाया जाता था। नोट पॉइंट डाल के लिखिएगा। बिजली गिर जाने के कारण इसका पुनः निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला है, इसमें बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 72.5 और 391 सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ जरूर याद रखिएगा, और 237.86 इसकी फिट में ऊंचाई है। बहत्तर दशमलव 5 मीटर ऊंचाई है इसकी। 391 सीढ़ियाँ, छियासी फीट ऊंचाई है इसकी। चलिए इसके बाद बात करेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा, उसके बाद समाप्त होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए जल्दी से नोट करिएगा, समय बहुत हो गया हमारा आज का। तीन निर्माण करवाता है यह। तीसरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ग्यारह सौ बानबे ईस्वी में गौरी के आदेश पर तराइन के द्वितीय युद्ध में ऐबक इसका निर्माण करवाता है 1192 ईस्वी में। चलिए लिखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध
तराइन के द्वितीय युद्ध ऐबक द्वारा, अजमेर में ही इनका किला होता है तारा दुर्ग, जिस पर आक्रमण करता है तराइन के द्वितीय द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी के ऊपर। ऐबक द्वारा 1192 ईस्वी में निर्माण करवाता है कौन? ऐबक। आदेश देता है गौरी। और कहाँ पर निर्माण करवाता है? तो लिख लीजिएगा अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। यहीं पर पहले संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत कंठाभरण, जिसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने, और उसको तोड़वा कर इसने यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। कंठाभरण, जिसका निर्माण लिख लीजिएगा, इसका निर्माण बीसल देव जी। पहले यहाँ पे ऐसा कहा जाता है, पहले विष्णु मंदिर भी था, उसको भी इसने तोड़वा दिया था। विष्णु मंदिर था जिसको तोड़वा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या गौरी के आदेश पर तोड़वाया गया था। चलिए अब बात करते हैं। ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त। उसके बाद उसका पुत्र शासक बनता है आराम शाह, और आराम शाह केवल आराम ही करता है, और 1210 में ही 8 महीने का मात्र शासन करता है। और उसके बाद इल्तुतमिश इसे मार देता है और स्वयं गद्दी पर बैठता है कौन? इल्तुतमिश। तो चलिए नोट हो गया होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा जाएगा कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। गौरी के आदेश पर 1192 ईस्वी में बनवाया था, ऐबक द्वारा बनवाया गया था। पूछा जाएगा कि जब यहाँ पे इस वक्त 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, उसके पहले वहाँ पर क्या था? तो एक विष्णु मंदिर भी मिलता है, और संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसे संस्कृत कंठाभरण भी बोला जाता है, तो उसको तोड़वा कर यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था गौरी ने। चलिए कंप्लीट हुआ ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ये मध्यकालीन भारत है, इतिहास है, इसमें जितनी चीज़ें आप ढूंढते जाएंगे उतनी कम है। लेकिन उन चीज़ों में हमें ढूंढ के बस उतना ही करना है जो हमारे पेपर में आता हो, जो पूछा गया हो। तो कोशिश वही है कि ज़्यादा चीज़ें इधर उधर की ना हो, जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं अब तक या पूछे जाने की उनका चांस है, बात उन्हीं की करेंगे, ज़्यादा की इधर उधर की चीज़ें नहीं करेंगे। और ना, अगर आपको कहानी की तरह पढ़ना है तो बता दीजिएगा, कहानी की तरह हम पूरा पढ़ा देंगे। इसमें तो माहिर हैं, है ना हम, तभी तो ये उठाया था। इसी को सोच के हमने सब कुछ मंगाया मंगाया पढ़ा। जब हमने पहली बार इसको, तो हमने सोचा एक प्रयास किया जाए, है ना। तो बताइएगा जिसको कहानी के रूप में इसको पढ़ना है, और कहानी की तरह ही हम पढ़ते भी हैं, है ना। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत ही सरल तरीके से, जो हमें लगता है कि सबसे आसान है, उसी तरह हम बात करते हैं। पहले हर एक टॉपिक की बात करेंगे ओरली, उसके बाद हर एक पॉइंट बोर्ड पे लिखेंगे। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो बोर्ड पे जब लिखा जाएगा तो समझ में आ जाएगा, है ना, कुछ बाहर तो जाएगा नहीं। चलिए आज बोर्ड की सफाई अच्छे से करनी पड़ेगी भाई। ऐबक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है कब? 1210 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र शासक जिसकी मृत्यु चौगान खेलते वक्त हुई थी, कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक।
घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका शासक बनता है इसका पुत्र आराम शाह और उसे मार देता है इल्तुतमिश। चलिए लिखिएगा। टोटल तो इस गुलाम वंश में 11 शासक होते हैं, लेकिन अब 11 शासक की बात करना बहुत लंबा पड़ जाएगा, उतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि जितना हो सकेगा उतनी ज़्यादा बातें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सारी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है हम ना। हमारा मान लीजिए इतना बड़ा चिट्ठा पढ़ लें आना उसमें कुछ नहीं तो क्या ज़रूरत उसको पढ़ने की। तो आराम शाह होता है ऐबक के बाद शासक, लेकिन ज़्यादा दिन शासक नहीं करता है। नहीं टिकता उसके इसकी हत्या करके इल्तुतमिश स्वयं शासक बनता है। इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है। आराम शाह मात्र 8 महीने का शासन करता है यह दिल्ली सल्तनत पे। उसके बाद आता है ऐबक का पुत्र ही होता है ये आराम शाह। ऐबक के बाद शासक बनेगा तो जाहिर सी बात है उसका पुत्र ही होगा। तो ऐबक का पुत्र था कौन? आराम शाह, याद रखिएगा। और अब बात करेंगे अगले दिन हम इल्तुतमिश की 1211 से लेके 1236 तक बात करने वाले हैं। इसके बाद इल्तुतमिश की, चलिए इसको जल्दी से नोट करिएगा फिर ख़त्म करते हैं इसको। आज की क्लास को यहीं समाप्त रखेंगे। थोड़ी सी बात करते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश भी गुलाम था। किसका गुलाम था? जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि पहले दिल्ली सल्तनत पे शासन करता गुलाम वंश की स्थापना ऐबक, ये भी गुलाम था गौरी का। फिर ऐबक का गुलाम आता है इल्तुतमिश, तो इसे इल्तुतमिश को इसी कारण क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संवैधानिक संप्रभुतावान शासक कहलाता है इल्तुतमिश। अपने नाम के सिक्के चलवाएं, तो अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली को बनाया, और उसके बाद सिक्के भी चलवाता है अपने नाम की। सुल्तान की उपाधि धारण करता है। खलीफा, बगदाद के खलीफा होते हैं बिल्ला मंसूर से सनद प्राप्त करके सुल्तान की उपाधि धारण करता है। कौन? इल्तुतमिश। चालिसा दल की भी स्थापना करता है इल्तुतमिश, और उसी के कारण उसका विनाश भी कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश का सबसे बड़ा विरोधी बलबन होता है। बलबन भी चालिसा दल का सदस्य होता है। तुर्कान ए चहलगामी ही जिसका नाम दिया था इल्तुतमिश ने, बर्नी महोदय ने इसका नाम चालिसा दल दिया था। तो आगे इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं। कल बात करेंगे हम इल्तुतमिश की, और हो सकेगा तो उसके बाद बात करेंगे रजिया सुल्ताना की। तो धैर्य रखिएगा, चीज़ें हैं धीरे धीरे लाइन से आती रहेंगी और उन्हीं की हम बात करते रहेंगे। तो एक दो क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा, ओरली बता देते हैं। तो आप बताइएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे और किस युद्ध में आए थे भारत, और उनकी जो दरगाह है वह कहाँ पर स्थित है। और एक और आंसर दीजिएगा आप हमें कि कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या पूछ लिया जाए इसमें, किसका गुलाम था? ये तो गौरी का गुलाम था, ये तो सबको पता है ना। तो चलिए इल्तुतमिश से क्वेश्चन एक दो हो जाए क्या? तो चलिए आप बताइएगा हमें कि सुल्तान की उपाधि ऐबक ने धारण किया था या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो चलिए फिर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।